Hello guys, welcome to my YouTube channel Pabidam Classes for UGC NET JRF PhD, especially for public administration. So today we will cover MCQ session for e-governance topic. So ये जो मैं लाया हूँ रैपिड सेशन है, तो इसमें जो MCQs है बेसिकली ये सेशन MCQ रहेगा और ये बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि मैं खुद यूजीसी नेट 2 बार क्वालिफाई हूँ। जून 25, दिसंबर 25, और मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बीए प्लस एमए और एमबीए एचआर ह्यूमन रिसोर्स से कर रहा हूँ। तो इतना तो एक्सपीरियंस है कि कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट था और कहाँ कहाँ से सिलेबस को कवर करना है और कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज लाने हैं और किस टाइप के लाने हैं जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। सो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर्स MCQ सेशन रैपिड फायर ऑन ई गवर्नेंस। So have a first MCQ. The concept of e-governance primarily emphasizes। देखिए जो हमारा कंसेप्ट ई गवर्नेंस का है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, वो प्राइमरी किस चीज़ पे एम्फेसाइज करता है कि जो गवर्नेंस प्रोसेस है उसमें बेसिकली इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज हो। तो यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बी, राइट आंसर इज बी। हियर आर एक्सप्लेनेशन। E-governance refer to the use of information and communication technology (ICT) to improve government functioning for transparency, accountability, and service delivery. So here are a short explanation for this MCQ. So I have a next. E-governance is closely associated with which administrative model? देखिए E-governance हमारा किस एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल से कंसर्न करता है, तो हमारा राइट आंसर होगा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, सी। राइट आंसर इज सी, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से हमारा जो कि ई गवर्नेंस कंसर्न करता है। क्योंकि बेसिकली जब आप हम देखेंगे ना, हमारा ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद आया हमारा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, देन आया हमारा न्यू गवर्नेंस। बेसिकली न्यू गवर्नेंस या न्यू पब्लिक गवर्नेंस बोलते हैं जिसको नेटवर्क वगैरह। तो जो हमारा इसके बाद का जो फील्ड है हमारा, इसी में ई गवर्नेंस का बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज किया गया था। तो बेसिकली इसी मॉडल का एक आउटकम है हमारा ई गवर्नेंस। सो राइट आंसर इज सी। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इम्फेसाइजेस एफिशिएंसी, कस्टमर ओरिएंटेशन एंड मैनेजरिज्म विच अलाइन विथ ई गवर्नेंस रिफॉर्म्स। सो राइट आंसर इज सी। कम टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस इंटरेक्शन? देखिए ई गवर्नेंस इंटरेक्शन का मॉडल हमने बताया था, तो क्या था बेसिकली G2G, G2C, G2E एंड G2B। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू बिजनेस। ये हमारी बेसिकली किस बेस में हमारा ई गवर्नेंस इंटरेक्ट होता है, बिजनेस से, सिटीजन से, ये सब इसके बेस पे 4 मॉडल दिए गए हैं। तो हमारा बेसिकली ई गवर्नेंस के 4 मॉडल है। तो हियर पूछा है कि नॉट अ मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस। तो देखिए G2C है, G2B है, G2G है, P2P एक हमारा ई गवर्नेंस मॉडल नहीं है। सो राइट आंसर इज डी। E-governance model include e-government to citizen, government to business, government to government, and government to employee. And next MCQ. The national e-governance plans was launched in। देखिए नेशनल e-governance प्लान ये फर्स्ट वाला है, ये 2006 में लॉन्च हुआ था। सो राइट आंसर इज सी। नेशनल e-governance plan was launched in 2006 to make a government service accessible electronically. So right answer is C. And next, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। देखिए डिजिटल इंडिया जो हमारा 1 जुलाई 2015 में लॉन्च हुआ था बाई PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सो राइट आंसर इज सी, 2015 में। डिजिटल इंडिया वाज लॉन्च्ड ऑन 1 जुलाई 2015 टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। एंड कम टू नेक्स्ट। द कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट वाज गिवन बाई। देखिए ये सारा टॉपिक मैंने कवर नहीं किया, तो उसके बारे में हम बता देते हैं। देखिए जो स्मार्ट गवर्नेंस का टॉपिक है, बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, ई गवर्नेंस का एक बोल सकते हैं, ई गवर्नेंस ये तो इसको बेसिकली
स्मार्ट को सारे एक वर्ड का एक्रोनिम लेके उसको हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसी को स्मार्ट बोलते हैं। तो एस फॉर सिंपल। जो हमारे बेसिकली गवर्नमेंट गवर्नेंस कैसा होना चाहिए बेसिकली उसको बताता है। एंड एम फॉर मोरल, ए फॉर अकाउंटेबल, आर फॉर रिस्पॉन्सिव, टी फॉर ट्रांसपेरेंट। बेसिकली बोले कि जो हमारा गवर्नमेंट होना चाहिए गवर्नेंस वो बेसिकली सिंपल होना चाहिए, मोरल होना चाहिए, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो हमारा स्मार्ट गवर्नमेंट होता है और ये बेसिकली हिक के द्वारा दिया गया है, ये गिवन बाई हिक, ये ध्यान रखना हिक। सो राइट आंसर इज बी, रिचार्ड हिक। इनका पूरा नाम देखिए, रिचार्ड हिक इम्फेसाइज स्मार्ट गवर्नेंस, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कम टू नेक्स्ट, विच एक्ट प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इन इंडिया। देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है और डिजिटल सिग्नेचर है, ये सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज कौन किया, मतलब कि कौन चीज़ ऐसा है कि कोई ऐसा पॉलिसी होना चाहिए ना, इस सब जो हमारी स्कीम्स है इसको ऑथराइज करे। तो बेसिकली आईटी एक्ट है, जो हमारा आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000 जो हमारा है वो इसको लीगलाइज किया। सो एक्सप्लेनेशन देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर। सो नेक्स्ट, ई क्रांति इज एसोसिएटेड विद। देखिए जो हमारा ई क्रांति एसोसिएटेड क्या था, जो हमारा न्यू गवर्नेंस प्लान था। देखिए जो हमारा नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, नी जो 2.0 था बेसिकली उसी को ई क्रांति बोले, ई क्रांति। तो बेसिकली क्या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन था। सो राइट आंसर इज सो राइट आंसर इज ई गवर्नेंस रिफॉर्म। ई क्रांति इज द रिफॉर्म कंपोनेंट अंडर डिजिटल इंडिया फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी। जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान था 2.0 उसी को ई क्रांति बोले, बेसिकली ये ई गवर्नेंस रिफॉर्म होता है। सो कम टू नेक्स्ट, विच कमिटी रिकमेंडेड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस थ्रू आईसीटी। देखिए ये जो हमारा सेकेंड एआरसी था वो रिकमेंड किया था। सो राइट आंसर इज सी, सेकेंड, ओ सॉरी, सेकेंड एआरसी। सेकेंड एआरसी ने रिकमेंड किया था कि अपने रिपोर्ट में बताया है कि जो हमारा बेसिकली ई गवर्नेंस गवर्नेंस को इम्फेसाइज किया है, तो जो बताया वो सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए थ्रू यूज ऑफ आईसीटी के द्वारा। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इम्फेसाइज ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। कम टू नेक्स्ट, भूमि प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू। देखिए जो हमारा भूमि प्रोजेक्ट है वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, लैंड रिफॉर्म। सो राइट आंसर इज बी, ओ सो सॉरी, लैंड रिकॉग्निशन डिजिटलाइजेशन, सी होगा। भूमि डिजिटलाइज लैंड रिकॉर्ड इन कर्नाटका। बेसिकली ये कर्नाटका में हुआ था, जो मैंने बता भी दिया था, जो स्टेट के द्वारा ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है उस समय मैंने बताया था। भूमि, मेघदूत, फ्रेंड्स, लोकवाणी, ये सब कहाँ कहाँ हुए हैं और किस चीज़ से बेसिकली रिलेटेड है, ये सब पढ़ के जाइएगा कि बहुत बार पूछता है। सो कम टू नेक्स्ट, ई गवर्नेंस इनहेंस विच प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस। देखिए ई गवर्नेंस क्या इनहेंस करता है, हमारा ट्रांसपेरेंसी। सो राइट आंसर इज सी, हमारा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब हमारा ई गवर्नेंस इनहेंस करता है। तो ये बेसिकली ई गुड गवर्नेंस के भी ये सब प्रिंसिपल है। एंड कम टू नेक्स्ट, विच स्टेज मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन, इंटरेक्शन, ट्रांजेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए बेसिकली ये मॉडल मैंने आपको बता दिया था, बट इसको कौन दिया ये नहीं बताया था, तो यहाँ पे वही पूछा है। बेसिकली इसको लाइन एंड ली मॉडल बोलते हैं। ये जो सारे 4 स्टेज है ना ई गवर्नेंस के, इंफॉर्मेशन स्टेज, इंटरेक्शन स्टेज, ट्रांजेक्शन स्टेज एंड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज, मैंने बेसिकली इसमें बताया था कि जो कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा पहले फर्स्ट स्टेज में कोई वेबसाइट बनाएगा, उस वेबसाइट पे अपने सारे इन्फॉर्मेशन को डालेगा। फिर देन इंटरेक्शन मॉडल होगा, क्या होगा कि उसमें सारे फॉर्म्स वगैरह होगा, फीडबैक होगा, ईमेल सिस्टम होगा। उसके बाद जो होगा कि ट्रांजेक्शन बेसिकली जो फाइनेंशियल से होगा, यूपीआई वगैरह हुआ। फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज फुल्ली डिजिटलाइज हो गया। ये सब बेसिकली ई गवर्नेंस कैसे कैसे आया किस स्टेज में, बेसिकली वो है। तो उसको लाइन एंड ली मॉडल भी बोलते हैं इस स्टेज को।
सो लाइन एंड ली प्रपोज्ड अ 4 स्टेज ई गवर्नेंस मेच्योरिटी मॉडल, यही है बेसिकली इंफॉर्मेशन इंटरेक्शन ट्रांजेक्शंस एंड इंफॉर्मेशन लाइन एंड ली मॉडल। कम टू नेक्स्ट MCA 21 प्रोजेक्ट रिलेटेड टू, देखिए बेसिकली कारपोरेट अफेयर से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर का ही है। डिजिटाइज MCA 21 डिजिटाइज सर्विसेज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स। एंड नेक्स्ट कॉमन सर्विस सेंटर प्राइमरली फंक्शंस अंडर, देखिए कॉमन सर्विस सेंटर्स बेसिकली हमारे गवर्नमेंट टू सिटीजन सेंट्रिक प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली हम इसके थ्रू अपने जो आय जात निवास डोमिसाइल ये सब इनकम टैक्स बनवाते हैं ना, इनकम सर्टिफिकेट जो भी चीज़ें सर्विसेज अवेल करते हैं, तो बेसिकली इंटरेक्शन है गवर्नमेंट का और सिटीजन का। तो बेसिकली ये कॉमन सर्विस सेंटर G2C के अंतर्गत आता है। एंड नेक्स्ट ई गवर्नेंस रिड्यूस, देखिए हमारा जो ई गवर्नेंस आने से क्या चीज़ें रिड्यूस हुआ, यहाँ सीरियसली क्लियरली दिख रहा है, रेड टेपिज्म। सो राइट आंसर इज ए, रेड टेपिज्म। एंड नेक्स्ट आधार इज मैनेज बाई, देखिए आधार जो हमारा मैनेज किसके द्वारा होता है, बी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो मैनेज करता है आधार को। सो राइट आंसर इज बी। एंड नेक्स्ट उमंग ऐप इज रिलेटेड टू, देखिए उमंग हमारा ऐप क्या है, यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो यूनिफाइड गवर्नेंस प्रोग्राम का एक सिंगल स्टेज वाला जो है, यहाँ पे सारे गवर्नमेंट की स्कीम एक जगह से आप अवेल कर सकते हैं, वो है बेसिकली। सो राइट आंसर इज यूनिफाइड गवर्नेंस सर्विसेज बी। उमंग प्रोवाइड एक्सेस टू मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज इन वन प्लेटफॉर्म। तो देखिए बेसिकली इतना ही पूछ लेता है। इस बार जो यूजीसी ने दिसंबर में आया था ना, तो उमंग दिया था कॉलम ए में और कॉलम बी में दे दिया था वन प्लेटफॉर्म सर्विस, इतना ही दे दिया था, तो उसमें और सारे दिए थे, तो उसमें उमंग भी था। सो राइट आंसर इज बी। कम टू नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ ई गवर्नेंस, देखिए ई गवर्नेंस का क्या लिमिटेशन है, ट्रांसपेरेंसी स्पीड अकाउंटेबिलिटी सब देखिए फीचर्स है। लिमिटेशन क्या होगा, डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड क्या होता है, देखिए जो हमारा गैप क्रिएट हो गया कि जैसे हमारा सिटीज हो गए और हमारा रूरल एरियाज हो गए, इन बीच में डिजिटल गैप हो गया ना, डिजिटल लिटरेसी का, गांव के लोग उतना डिजिटल के बारे में जानकारी नहीं है और वहीं शहर के लोग जानकार हो गए, तो ई गवर्नेंस का वो लोग कम फ़ायदा उठा पा रहे हैं। तो इसीलिए बेसिकली डिजिटल डिवाइस का यही मतलब है। तो ये बेसिकली लिमिटेशन बताया गया ई गवर्नेंस का। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए रैपिड सेशन है, यहाँ पे जल्दी जल्दी करना है और खुद को एसेस करो कि आप कितना जल्दी देखते ही क्वेश्चन को आप आंसर दे रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें सब चीज़ें इजी वाले में ये स्कोरिंग है, ये स्कोरिंग मार्क्स है। आपको जितना अच्छा इगोनेंस आएगा उतना ज़्यादा आप स्कोर करोगे, क्योंकि इसमें आप अगर जल्दी करोगे टाइम बचा रहेगा तो आप पेपर 1 का जो आता है DI वगैरह उसमें ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। अगर यहीं आप टाइम खा जाएंगे तो आपका पेपर फर्स्ट में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो आएगा DI वगैरह होंगे, मैथमेटिकल होंगे, रीजनिंग होंगे, इस सब में आपको टाइम चाहिए, तो वो टाइम कहाँ से बचेगा, वो टाइम आप यहीं से बचाएंगे। यही सब जो टॉपिक्स हैं और ये सब MCQs आप पहले से किए रहेंगे, देखते ही मिनटों में कर देंगे, तो इससे क्या होगा, आप टाइम मैनेज कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, ये सब टॉपिक्स को आपको इतना अच्छे से पढ़ लो कि इसमें आप अपना फुल टाइम बचा सको, 1-2 मिनट में सारे क्वेश्चन कर दो देखते ही। देखिए जैसे ये है, अब देखिए ई गवर्नेंस प्रमोट विच एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू, देखिए ई गवर्नमेंट कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू को प्रमोट करता है, यहाँ देखते ही देखो पता चल जा रहा है कि रिस्पॉन्सिवनेस। सो राइट आंसर जो भी देखते ही आपको आंसर देखो तुरंत क्लिक कौन सा आंसर सही है, आपको आंसर देके मालूम चल जाएगा, सारा पढ़ना ही नहीं होगा सारे आंसर को। सो कम टू नेक्स्ट द RTI पोर्टल इज एग्जाम्पल ऑफ RTI, देखिए जो राइट टू इन्फॉर्मेशन होगा बेसिकली ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया। तो कौन से जो मॉडल है गवर्नेंस का किसको प्रमोट करता है, तो बेसिकली जो RTI है सिटीजन के लिए आया है कि गवर्नमेंट के क्या एक्टिविटीज़ है, क्या प्रोजेक्ट है उसको जानने के लिए। तो गवर्नमेंट टू सिटीजन प्रोवाइड है इंटरफेस है। सो राइट आंसर इज बी। अब देखिए अब आया रैपिड रिवीजन मिक्स्ड, बेसिकली इसमें MCQ नहीं है, बट किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली कॉलम ए आ जाएगा एंड कॉलम बी आ जाएगा। तो इस साइड कुछ प्रोजेक्ट दे देंगे, या तो कोई ऐप दे देंगे, या तो कोई
कोई भी दे देगा अपना क्वेश्चन, और इस साइड उसके कुछ भी फीचर्स ईयर वगैरह पूछ लेगा, तो उसको मैच कराना होगा। तो बेसिकली जितने पॉसिबल हैं एग्जाम के लिए, मतलब कि मुझे लगा जो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं लिख दिया हूँ, तो आप लोग वन बाय वन चले जाइए जल्दी जल्दी से, क्या होगा टाइम भी बच जाएगा और ज़्यादा आप कंटेंट भी कवर कर ले जाएंगे। देखिए स्वान स्टैंड फॉर स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर होगा। ई ऑफिस रिड्यूजेस, देखिए ई ऑफिस में क्या होगा, फाइल वगैरह का जो डिले हुआ वो रिड्यूस कर दिया, फाइल मूवमेंट इसमें जल्दी हो गया, इलेक्ट्रॉनिकली हो गया। एंड साइबर सिक्योरिटी इज गोन अंडर आईटी एक्ट 2000। डिजी लॉकर प्रोवाइड, देखिए डिजी लॉकर हमारा डॉक्यूमेंट का स्टोरेज है, अपना जो हमारे सारे डॉक्यूमेंट है उसको डिजिटली वो स्टोर करके रखता है, बेसिकली वो है डिजी लॉकर। ये सब चीज़ें देखो, इस साइड पूछ लेगा डिजी लॉकर, इस साइड इसका फीचर्स दे देगा, तो बेसिकली उसको मैच कराना होगा। तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर कर लो। एंड जेम पोर्टल क्या है, जेम बेसिकली गवर्नमेंट का प्रोक्यूरमेंट है, एप्स है जिसमें कि बीड वगैरह लगते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चीज़ें चाहिए तो प्राइवेट एजेंसी के थ्रू वहाँ पे बीड लगते हैं, तो चीज़ें प्रोवाइड किए जाते हैं, तो बेसिकली जेम में ये सब बीडिंग ऐप है। ई कोर्ट प्रोजेक्ट रिलेटेड टू जुडिशियल डिजिटाइजेशन होगा, देखिए ई गवर्नमेंट ई कोर्ट जो हुआ कि जो हमारे जुडिशियल सिस्टम हो गया उसको डिजिटलाइज कर दिया गया, तो ई कोर्ट प्रोजेक्ट वो है। एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यूजेस, आधार लिंकेज हुआ, जो देखिए हमारा सब्सिडीज वगैरह सारे अकाउंट में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होने लगे ना, तो बेसिकली आधार लिंकेज के वजह से हुआ। एंड नेक्स्ट नेशनल डेटा शेयरिंग पॉलिसी एम 8, ओपन गवर्नमेंट डेटा हुआ। बेसिकली ये देखिए ये सब स्कीम्स है, इसके क्या फीचर्स है, ये है आपको ये बेसिकली ध्यान देना चाहिए। जो कि देखिए जो नेशनल डेटा शेयरिंग पॉलिसी है उसका बेसिकली क्या एम था, उसका एम था ओपन गवर्नमेंट डेटा। एंड नेक्स्ट ई गवर्नेंस सपोर्ट विच थ्योरी, देखिए ई गवर्नेंस हमारा मैनेजरियलिज्म थ्योरी को सपोर्ट करता है, एनपीएम। ई कोड प्रोजेक्ट जुडिशियल डिजिटाइजेशन, देखिए ये रिपीट हो गया। एंड मिशन मोड प्रोजेक्ट क्या है, पार्ट ऑफ न्यू नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है, देखिए नेशनल ई गवर्नेंस प्लान आया तो उसी के सारे एमएमपी मिशन मोड प्रोजेक्ट हुए। ये टॉपिक मैंने अच्छे से कवर किया है, आप देख लीजिएगा कितने एमएमपीज हैं। एंड स्टेट डेटा सेंटर क्या है, डेटा स्टोरेज है। आईटी एक्ट 2000 क्या है, साइबर लॉ फ्रेमवर्क है। ई प्रोक्योरमेंट से क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी आई। ई गवर्नेंस क्या हुआ, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन है। एंड डिजिटल सिग्नेचर क्या लीगली वैलिड हुआ, किसके थ्रू, आईटी एक्ट 2000 के थ्रू। एंड ओपन डेटा से क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी आई। आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ई गवर्नेंस क्या है, रिड्यूड टेपिज्म, जो डिले हुआ फाइल का मूवमेंट उसको बेसिकली रिड्यूज हो गया ई गवर्नेंस से। अकाउंटेबिलिटी क्या है, कोर वैल्यू है एडमिनिस्ट्रेशन का। एंड ट्रांसपेरेंसी क्या है, गुड गवर्नेंस का फीचर्स है। रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए। एंड पार्टिसिपेशन क्या है, डेमोक्रेटिक डिपेनिंग हुआ। एंड ऑनलाइन आरटीआई क्या है, G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन को बताता है। ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग क्या है, ये भी गवर्नमेंट टू सिटीजन इंटरफेस का एक आप स्कीम कह सकते हो, फायदा है, प्रॉफिट है हुआ। बेसिकली ये सब पूछ लेंगे और पूछेगा कौन से मॉडल को रिप्रेजेंट करता है, तो G2C करेगा। आरटीआई आएगा वो भी G2C करेगा। ई हेल्थ क्या है, डिजिटल सर्विस डिलीवरी हुआ। ई एजुकेशन क्या हुआ, ऑनलाइन गवर्नेंस के एक फीचर्स है कह सकते हो। साइबर सिक्योरिटी आईटी एक्ट 2000। ई गवर्नेंस एफिशिएंसी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए ये इस बार आया था, जो इस बार मैं बता रहा हूँ ना, यूजीसी नेट दिसंबर में, तो उमंग ऐप आया था, उमंग ऐप लिख दिया था, डिजिटल इंडिया लिख दिया था, डिजिटल इंडिया, और दो क्वेश्चन और थे तो इस साइड लिख दिया था, तो अम्ब्रेला डिजिटल रिफॉर्म था। इस साइड डिजिटल इंडिया क्या है, अम्ब्रेला डिजिटल रिफॉर्म है। बेसिकली ये इसके अंदर सारे जो रिफॉर्म्स हुए डिजिटल वाले वो आते हैं, तो बेसिकली इसलिए इसको डिजिटल इंडिया को अम्ब्रेला बोला गया, क्योंकि इसी के नीचे सारे आएंगे अंडर, तो इसलिए अम्ब्रेला रिफॉर्म इसको बोला। सो आई होप ई गवर्नेंस से आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, और आप लोग अच्छे से वीडियो लेक्चर देखिए, क्योंकि एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने अपेयरिंग में ही यूजीसी नेट क्वालिफाई किया। एंड देन जैसे ही मेरा एमए कंप्लीट हुआ, मैंने तुरंत 2 महीने, मतलब हार्डली साली 2 महीने भी तैयारी नहीं हुआ था, मेरा यूजीसी नेट क्लियर हुआ। और दोनों बार मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट सेकेंड अटैम्प्ट में भी यूजीसी नेट क्लियर हुआ। और हमारा जो कि बेस्ट सब्जेक्ट रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीए में भी, एमए में भी, और ह्यूमन रिसोर्स, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो चीज़ें आए प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से आए, तो उसको जानने के लिए मैंने एमबीए भी किया।
MBA। तो ये सब चीज़ें मतलब एक आइडिया लग जाता है कि क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें हमारा एग्जाम ओरिएंटेड है और क्या पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली ये सब एक्सपीरियंस से आता है, तो आप लोग चीज़ें इग्नोर ना कीजिए और कोई चीज़ें स्किप ना कीजिए। जो मैं चीज़ें सेशन ला रहा हूँ तो समझिए बहुत ही टू द पॉइंट है। इस चीज़ को आप अच्छे से नोट करके बना लीजिए, टू द पॉइंट है। इसमें आप लोग देखिएगा एग्जाम जब जाएंगे यूजीसी नेट 2026 में, तो उसमें आप देखिएगा कितने क्वेश्चन आए, तब आपको लगेगा कि इस वीडियो लेक्चर के कितना इंपॉर्टेंस है। सो अच्छे से आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए और अपने से भी कुछ चीज़ें बुक वगैरह रिफर भी कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है एग्जाम ही क्लियर करने हैं। आपका मोटो है एग्जाम के साथ साथ आपका एक कंटेंट हो, आपके पास एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो उस सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि एग्जाम क्लियर करके तो बैठना नहीं है, आगे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह रिसर्च फील्ड में जाने हैं, तो आप लोग को क्लैरिटी भी लानी चाहिए। तो आप इस लेक्चर के साथ साथ आप लोग यूनू के बुक्स, लक्ष्मीकांत के बुक्स और मोहित भट्टाचार्य के मैंने अपने वीडियो लेक्चर में बता दिया कौन कौन से बुक इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को भी आप लोग रिफर कीजिएगा साथ में, ताकि अच्छे से आप लोग को एक क्लैरिटी हो कि कोई भी टॉपिक आपको दिया जाए उस टॉपिक के बारे में आप लोग मिनिमम एटलीस्ट 30 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, जितना जिसकी कैपेबिलिटी उतना वो बोल सके, बता सके। और आज से ही आप लोग एक हैबिट डाल लीजिए कि कोई भी टॉपिक उठाइए, उस टॉपिक के बारे में आप लोग कम से कम एटलीस्ट 5 मिनट बोल सको, बता सको उसके बारे में, एटलीस्ट उसके फीचर्स, उसका क्या मतलब है, क्यों आया, कहाँ क्या उसका अर्थ होता है, ये सब चीज़ें बताओ ताकि क्लियरिटी हो। क्योंकि आगे चल के टीचिंग फील्ड में है तो आपको कहीं ना कहीं आपको पढ़ाना ही है, रिसर्च करना है और पढ़ाना है सब। तो इस चीज़ के लिए अभी से हैबिट डालो, वो चीज़ें फील करो अपने आप को उस पोजीशन पे रख के कि एज ए टीचर आप खड़े हो जाओ मिरर के सामने और टॉपिक को पहले पढ़ लो अच्छे से, फिर उस चीज़ को बोलो। और उससे अभी तो आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपका प्रायोरिटीज होना चाहिए कि हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो उसको आप कितना अच्छा से कर ले रहे हैं। अगर आप पहले टॉपिक को पढ़ो अच्छे से, उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर देखो और बुक से भी प्रीफर करो अच्छे से, अगर कंटेंट क्लियर हो जाए तो फिर उस टॉपिक का MCQ सेशन दो। और फिर आप अपने आप को एसेस कीजिए कि मैंने कितना क्वेश्चन राइट किया और क्या क्या चीज़ें MCQ देखने के बाद आपके दिमाग में क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ उस टॉपिक को लेके, ये चीज़ आप एनालाइज कीजिए, तब जाके आपको एक हैप्पीनेस होगा, आपका डोपामाइन रिलीज होगा कि हाँ मैंने जो पढ़ा वो चीज़ें आ रहा है, मैं कर सक रहा हूँ। मतलब कि इसलिए मैं अच्छा वीडियो लेक्चर रहा और आपने जो बुक से पढ़ा वहाँ से भी आपने एक अच्छा कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाए। सो मेरा सजेशन यही रहेगा, बाकी आप लोग अच्छे से पढ़िए। आप आई होप आप लोग क्लियर कर जाएंगे UGC नेट। सो अभी के लिए थैंक यू।